बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस खित्ते में गेम चेंजर कहलाने वाले मंसूबे सी पैक के हवाले से। और न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क ने डिसाइड किया है कि अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सी पैक के हवाले से पूरी सीरीज़ पेश की जाएगी। इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा, इसके प्लस माइनस जितने भी एंगल्स हैं, इसके ऊपर जितने खदशात हैं, जितने इस पर लोगों को तशवीश का इजहार किया जाता है, या जो भी इसके कामयाबियों के पहलू हैं जो उजागर किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से या इस पर तनकीद की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उन तमाम पहलुओं का खुलकर जायज़ा लिया जाएगा। तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने पेश किए जाएंगे और इसमें मुख्तलिफ लोगों को मदऊ भी किया जाएगा, हुकूमती सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। जो भी माहिरीन इसमें आना चाहेंगे उनको इस प्लेटफॉर्म पे आने की दावत दी जाएगी, ताकि आपके सामने अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स और इस मंसूबे का जो विजन है, जो 40 साल तक इस खित्ते में होना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ सोची गई है, कौन कौन से मंसूबे इसमें शामिल किए गए हैं, कौन कौन से इलाकों को इससे इस्तेफादा होगा और कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी खदशात हैं कि शायद ये मंसूबा उनके लिए शायद बेहतरी ना लाए या कोई मसाइल पैदा करे। उन सब का अहाता किया जाएगा आने वाले प्रोग्रामों में भी। और इस बहस का सिलसिला आज हम शुरू कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ के पहले प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार जनाब GM जमाली साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शहजाद चुगताई साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। GM जमाली साहब, आप पूरा देखते हैं सारे खित्ते को, किस तरीके से सारी हुकूमतों ने इस पर काम किया है, और आपके ख्याल में ये चाइना का सी पैक के साथ जो है पाकिस्तान के साथ जो मंसूबा है, इस पर बातचीत का आगाज़ और इस पर बाकायदा इसको अमली शक्ल देने का जो काम था, ये किस दौर में शुरू हुआ था? कहने को कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब के दौर में 91 में ग्वादर बंदरगाह बनाने का और मोटरवे जो मंसूबा शुरू किया गया था, तब से इसको कंसीव कर लिया गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असल ब्रेन चाइल्ड जो है वो आसिफ अली जरदारी का था और उनके दौरे सदारत में इस पर बहुत सारी पेशरफ्त हुई। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था और उन्होंने चीन के साथ बातचीत आगे बढ़ाई थी। आपकी तहकीक, आपकी सियासी मालूमात क्या कहती है, असल इनिशिएटिव किस दौर में ज़्यादा लिया गया और इसको कौन सही मानों में आगे लेके चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सालिक वजीद साहब आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ मदऊ किया इस प्रोग्राम में। ग्वादर पोर्ट के हवाले से तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का कब से मंसूबा था कि हम इस पोर्ट को डेवलप भी करेंगे और इसकी अहमियत क्या हुआ करती थी। असल में जो ये मंसूबा शुरू हुआ ग्वादर पोर्ट जिसको हम कहें, और अंदरूनी तौर पे जो ग्वादर पोर्ट में काम किया गया था, ख़ास तौर पर जो समरीन के हवाले से और नेवी ने जो वहाँ पे काम स्टार्ट किया था, वो जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1988 में हुआ था। उसके बाद मुस्तकिल इस ग्वादर पर खुसूसी तौर पर फ़ौज ने अपनी एक नज़रदारी रखी, चूँकि वो जो ग्वादर पोर्ट वो चूँकि डीप सी है और वहाँ बड़े बड़े जहाज़ बाआसानी खड़े हो सकते हैं, तो ये अहमियत का एक अंदाज़ा तो 1988 में हो गया था कि इस पर हमें काम करना है। अब हमारी बदकिस्मती के सिविलियन और मिलिट्री हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात 1-2 साल के बाद ही अचानक ख़राब हो जाते हैं और बड़े बड़े मंसूबे इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। उसमें से ये ग्वादर मंसूबा भी एक था बड़ा मंसूबा, जो मुख्तलिफ़ हुकूमतों की वजह से और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल साजिशों की वजह से हमेशा इल्तवा का शिकार रहा। कई साल गुजर जाने के बाद यकीनन चाइना की तरफ जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट का आगाज़ किया, उसमें कोई शक नहीं है कि उसका आगाज़ आसिफ जरदारी ने जो हालिया इनका दौर था 2008 के बाद का, तो यकीनन उस वक्त ये मूवमेंट शुरू हो गई थी और तवातुर के साथ चाइना के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे थे और चाइना को राज़ी किया जा रहा था कि वो इस ग्वादर पोर्ट से इस्तिफ़ादा हासिल करे, चूँकि इस ग्वादर पोर्ट के ज़रिए जो ट्रेड है जो पूरी तकरीबन जो इस खत्ते की होगी वो बासानी होगी। इनफैक्ट के जो चाइना के जो अपने बड़े बड़े शहर हैं जहाँ इस वक्त फासला बहुत ज़्यादा है, इस ग्वादर पोर्ट के बाद उनके दरमियान का फासला भी बहुत कम हो जाएगा। तो यकीनन जब चाइना ने वहाँ का विज़िट किया, ये 2008 के बाद की बात है कि चाइनीज़ के मुख्तलिफ वफूद आए थे, उनके इंजीनियर्स आए थे, उनके टेक्निकल लोग आए थे, वो विज़िट करके यहाँ से चले गए थे। उसके यकीनन 1 से 2 साल उनको उसकी स्टडी में लगे कि यहाँ से क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इसका जो आगाज़ है, पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि नेवी ने वहाँ पे बहुत काम किया था ग्वादर में, तो वो तो 88 का दौर था। लेकिन उसके बाद फिर आसिफ जरदारी ने ग्वादर पोर्ट को बाज़ाब्ता ऑपरेशनल बनाने के लिए, चूँकि इनकी ये ख्वाहिश थी पहले कि हम केटी बंदर को पोर्ट बनाएंगे, और आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो के पुराने दौर में केटी बंदर पे बाकायदा पोर्ट बनाने का ऐलान भी हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी रह गया।
अब ग्वादर एक ऐसी जगह थी जहां चाइना को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, चूँकि वो बहुत करीब है और वहाँ से जो सड़कों का जाल है वो भी बासानी फैलाया जा सकता है। तो यकीनन आसिफ ज़रदारी की उन मुलाकातों के बाद राग़िब करने में तो इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ ज़रदारी का एक बड़ा अहम किरदार है, लेकिन उसको तवातर के साथ जो उन मनसूबों पर मामला चलाए हैं वो भी क्रेडिट आपको नवाज शरीफ को भी देना होगा। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो साबिक आर्मी चीफ़ है जनरल राहिल शरीफ, इनको भी आपको क्रेडिट देना होगा, चूँकि मुझे याद है कि चाइना के सदर ने अपने एक खिताब में कहा था कि ग्वादर पोर्ट की हिफाजत आर्मी माँ बन के कर रही है। तो इसका मतलब कि वो ये पैगाम देना चाह रहे थे कि इसकी जो सिक्योरिटी और इसमें जो फैसिलिटेशन का सारा किरदार है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके साथ है। लेकिन चूँकि मुंतखब हुकूमत है और कई मुआहिदों पे दस्तखत टेक्निकली इनके वज़रा के हैं, तो यकीनन अगर इस पूरे प्रोजेक्ट में सबको भी क्रेडिट देना पड़े तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं। सारी हुकूमतों ने अपने अपने दौर में इसमें अपना हिस्सा डाला है। अब किसी के दौर में वो चीज़ें मैच्योर हो रही हैं, किसी ने इसकी बुनियाद डाली थी, किसी ने इसको मामले को आगे बढ़ाया था, तो ये जो चलेगा इसका फल सारे पाकिस्तानियों को मिलना है, पूरे खित्ते को मिलना है। तो इसमें सब लोगों को ही क्रेडिट जाएगा, जितने भी लोग इसमें जो है इनिशिएटिव लेते रहे। शहजाद चुगताई साहब, जिस तरह जीएम जमाली साहब ने ग्वादर पोर्ट का और इस मनसूबे का बैकग्राउंड और मुख्तलिफ हुकूमतों का कंट्रीब्यूशन जो है उसको हाईलाइट किया और बताया कि किसका क्या रोल रहा है, और उन्होंने चाइना का और पाकिस्तान आर्मी का खास तौर पर इसमें जिक्र कर दिया कि किस तरीके से इस मनसूबे की हिफाजत की जा रही है और इसमें इंटरेस्ट है, दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है। ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या में पाकिस्तान के बाद से ही चाइना के साथ जब ताल्लुकात बेहतर हुए और पाकिस्तान ने चाइना के साथ दोस्ती का रिश्ता जो है शुरू किया, तो चाइना को गर्म पानी तक बड़ी रसाई का एक था सिलसिला कि यहाँ से उसकी ट्रेड हो सकती है, यहाँ से ताल्लुकात होने चाहिए। रशिया का भी ये ख्वाब था कि गर्म पानियों तक वो पहुँचे और उसके लिए फिर उसने अफगानिस्तान पर हमला भी किया। इस दौरान पाकिस्तान में बड़ी विजनरी लीडरशिप आई। पाकिस्तान में तवील दौर रहा जनरल अयूब खान साहब का, उसके बाद भुट्टो साहब का रहा। ये दोनों बड़े इनकलाबी किस्म के लीडर थे और इन्होंने सनती तरक्की और उसके लिए बड़े काम भी किया पाकिस्तान में। अयूब खान के दौर में बहुत तरक्की हुई, फिर भुट्टो के दौर में पोर्ट कासिम और स्टील मिल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मटेरियलाइज हुई। उससे पहले अयूब खान ने डैम बनाए, तरबेला डैम, मंगला डैम। तो उस दौर में क्या ग्वादर और ये सी पैक जो है ये वो विजनरी लीडर जो थे वो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके? उस दौर में हमें इसका कोई जिक्र मिलता है अयूब खान के दौर में या भुट्टो के दौर में? देखिए, पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है बुनियादी तौर पे तो अयूब खान के दौर में हुई है। कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट देख लें, तरबेला डैम देख लें, मंगला डैम देख लें, अच्छा फिर ये कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सारा देख लें, स्टील मिल देख लें, तो जितने भी आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं जो क्या कहते हैं पीपल पार्टी के दौर में आके कंप्लीट हुए, या जालम ने स्टील मिल का इफ्तिताह किया था 88 में, तो सारे बड़े प्रोजेक्ट उस ज़माने में प्लान हो गए थे। और वो प्लान कैसे हुए थे कि जो उस ज़माने में 5 साल मंसूबा बनता था, जो कि हमारा ये जो आइडिया था ये इन्होंने कोरियन ने ये आइडिया लिया, और उस ज़माने में कोरिया पाकिस्तान से कम तरक्की याफ्ता और बैकवर्ड कंट्री था, लेकिन अब कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यही हाल मलेशिया का था। बहरहाल कोरियन हमारा 5 साल जो प्रोजेक्ट था, जो मंसूबा था, 5 साल मंसूबा कहलाता था, वो जो आइडिया था हमारा, और वो जो हमारी एक क्या कहते हैं डॉक्टर महबूब हक का नाम लिया जाता था कि उन्होंने सारा ये दिया। जी हाँ, एक्सपर्टीज थी, वो सारी उन्होंने उसको फॉलो किया हमारे आइडिया को, और कोरिया कहीं से कहीं पहुंच गया। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ तरक्की जो है वो जो तरक्की का आगाज़ और तरक्की का इख्तिताम हुआ अयूब खान के दौर में हुआ, और उन्हीं के बड़े प्रोजेक्ट जो है आज लगे। अब हम आते हैं गवादर की तरफ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि गवादर फ़िश हार्बर का इफ्तिताह किया था, संग बुनियाद रखा था बेनज़ीर भुट्टो ने। उस तकरीब में भी मैं शरीक हुआ था। हम कराची पहले दौर में 88 मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद उसका गवादर फ़िश हार्बर का इफ्तिताह हुआ, उसमें भी मैं गया। नवाज शरीफ गए थे उसको क्या कहते हैं उसका इफ्तिताह करने, और संग बुनियाद बेनज़ीर ने रखा। फिर 2003 में जब मुशर्रफ साहब ने गवादर पोर्ट का इफ्तिताह किया तो मैं उसमें भी मैंने शिरकत की, और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ 2007 में, तो जब भी मैं गया था, तो आप बड़े तारीखी मौके पे वहाँ मौजूद रहे, ग्वादर का बनता हुआ। और अभी भी मैं कोई 5-6 महीने पहले भी मैं गवादर होके आया हूँ। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जब इसको अपग्रेड किया था गवादर एयरपोर्ट को, जब भी मैं गया 2-3 मरतबा वैसे भी गया। तो कहने का मकसद ये है कि गवादर के बारे में शायद आप लोगों को याद हो, और जमाली साहब ने स्टोरियाँ भी दी हों, कि एक ज़माने में बड़ा शोर हो गया था कि गवादर को मस्कत के हवाले कर दिया गया है,
और मस्कत वहाँ कोई प्रोजेक्ट आ रहा था, लेके आ रहा था। सुल्तान काबूस के हवाले से जिक्र आया था, वो आपकी केसेस बात बने थे जब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी हाँ। हटाई गई तो ये कहा गया था कि उनको फरोख्त किया जा रहा था। हाँ, गवादर फरोख्त किया जा रहा है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई इंटरनेशनल साजिशें जो है वो चलती रहीं, और फिर ये 2007 मार्च 2007 में, और गालिबन 7 मार्च ही 2007 में ये ऑपरेशनल हो गया, और वहाँ पे जहाज़ भी आके लग गए थे। अच्छा, वो जो आप जमाली साहब ने बात की इसकी क्या कहते हैं केटी बंदर की, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। वो अभी प्रोजेक्ट मौजूद है, मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, उस पर काम हो, लेकिन वक्त बहुत गुजर गया, बहुत पहले हो सकता था। अच्छा, फिर एक और बंदरगाह भी हमने प्लान की है, वो सून मियानी भी एक यानी कि पाइपलाइन में एक प्रोजेक्ट है। अब गवादर का मावना होता है चायबार से। चायबार की जो बंदरगाह है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, सीस्तान में है। सीस्तान एक्चुअली क्या है कि बलूचिस्तान का एक इलाका है, एक बलूचिस्तान का सूबा है वो, यानी कि, और वहाँ पे उन्होंने यानी जो बलोच एरिया है ना, और वहाँ पे ईरान ने कब्ज़ा किया हुआ, यानी कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चायबार, जबकि गवादर जो है क्लीन टेरिटरी है। अच्छा, फिर गवादर को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डीप सी पोर्ट है। अच्छा, और जो जेलेसी है और जो इंटरनेशनल साजिशें हैं और जो लोगों को हमारा ये प्रोजेक्ट जो है एक आंख नहीं भा रहा और आंखों में खटक रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये वहाँ पे जितनी भी बंदरगाहें हैं, मस्कत की है और बाकी ये चायबार है, दुबई की है, तो वो उन बंदरगाहों की कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब ये कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो दुबई की है, जो वहाँ पे 29 बर्थ्स हैं। कराची की बंदरगाह का और गवादर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। अच्छा, गवादर का जैसा आप एक बता दूं कि अच्छा, गवादर में 98 बर्थ्स बनेंगी, 98, और गवादर में जो वॉल्यूम होगा, जब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 98 बर्थ पे पोर्ट हैंडलिंग होगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त जो है ट्रेड जो है ना, तिजारत का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। और अभी भी ये है कि 70,000 टन तक का जहाज़ वहाँ पे लंगर अंदाज हो सकेगा। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होगा इस पूरे खित्ते में। किसी वही बंदरगाह के पास इतनी ज़्यादा हैंडलिंग पोर्ट की नहीं होगी जो ग्वादर के लिए प्लान की गई है, जिसके लिए काम हो रहा है। ग्वादर का जो तारीखी पस मंज़र है कि किस तरह ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था, तो 1958 में फ़िरोज़ खान नून जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उनके दौर में ये $8.5 मिलियन में पाकिस्तान ने ये बाकायदा ओमान से ले लिया था। और ये उसकी एक पूरी तारीख है, जमाली साहब जानते हैं कि पुराना किस तरीके से शहजादा आया था, उसको ये दिया गया था, और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त 58 में आया था। जमाली साहब, अब जो इन्होंने नक्शा बताया, इन्होंने बताया मुख्तलिफ स्टेप्स में ये जाते रहे, बेनज़ीर भुट्टो से लेके आज तक इन्होंने मुख्तलिफ दौरे किए और ग्वादर की सूरत हाल देखी। आपने भी ग्वादर का दौरा किया हुआ है, आपने ग्वादर की सारी एक एक चीज़ों को देखते हैं, आप खुद बलूचिस्तान से गहरी वाक़ियत रखते हैं। क्या वहाँ पे माहौल क्या है? सी पैक जब से अनाउंस हुआ है, लोकल आबादी जो है हमारी ग्वादर से लेके पूरे बलूचिस्तान तक, सिंध तक, और फिर अपर कंट्री में अगर डिस्कस कर लें गिलगित बल्तिस्तान तक, आपको क्या फ़ीडबैक मिल रहा है? लोग कितने पुरजोश हैं? लोगों में क्या इस वक्त जो है वो एहसासात हैं? वो समझ रहे हैं कि ये गेम चेंजर जो कहा जा रहा है वाकई उनकी ज़िंदगी में खुशहाली ला रहा है, उनके लिए अंदर तब्दीली आ जाएगी, या वहाँ पर कुछ डर और खौफ भी है किसी किस्म का? देखिए सालिक साहब, बलूचिस्तान के बारे में तो 90 की दहाई में किताबें लिखी गई थी कि ये पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, और लंदन से ही किताबें लिखी गई थी। अब पूरी दुनिया को ये मालूम है कि जिस दिन ये ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल तो हो चुका है, लेकिन अपने जोबन पे आएगा, तो पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया का कोई मुल्क ट्रेड में नहीं कर सकेगा। चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला मुल्क चाइना है, और चाइना की सारी ट्रेड इस ग्वादर पोर्ट से होगी। जैसे उन्होंने आपको बताया शहजाद चुगताई साहब ने कि 98 बर्थें बनाई जाएंगी, तो इतना बड़ा पोर्ट तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा। अब जहाँ तक आपने बात की लोकल, देखिए लोकल जो आम आदमी है वो तो यकीनन खुश है कि जिस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ पर, आज उस ज़मीन, सिर्फ एक ज़मीन की अगर उस वैल्यू का आप तनासुब लगाना शुरू करें, तो जो गरीब बेचारा आदमी था वो तो वैसे ही करोड़पति बन गया सिर्फ ज़मीन का चंद टुकड़े बेचने के पर ही। लेकिन जब अब इसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डलना शुरू होगा, तो आप सोचेंगे ये वॉल्यूम कहाँ जाएगा और वहाँ कितनी खुशहाली आएगी। अब कुछ लोगों का खौफ ज़रूर है, उसमें वही लोग शामिल हैं जिनको किसी न किसी तरह या तो रॉ सपोर्ट करता है,
या हमारे पड़ोसी एक आध इस्लामी ममालिक सपोर्ट करते हैं, या अफ़गानिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दी करा के उन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है। तो बुनियादी मकसद ये है कि इंडिया ने, जैसे उन्होंने बताया कि आप चार बाहर का जो पोर्ट है उस पर इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान के साथ। और जब चाइना पोर्ट, ग्वादर पोर्ट जब पहले ऑपरेशनल हो जाता है और ट्रेड इसके साथ शुरू हो जाएगी, तो उस पोर्ट को बनने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। चूँकि इंडिया की ट्रेड जब इस पोर्ट के ज़रिए होगी तो वो विजिबल नहीं होगा, चूँकि पाकिस्तानी रास्तों से तो वो ज़मीनी रास्ते तो पाकिस्तान के पास होंगे, तो बहुत मुश्किल होगा इंडिया, वो पोर्ट बन भी जाए तो भी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने ग्वादर को, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर एक रहमत करके, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ने 1958 में जो है वो उसको हासिल कर लिया था, तो मैं समझता हूँ कि ये रहमत थी पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में शामिल हुआ। अब इसको एक अल्लाह ने ऐसी जगह पर दिया है जो उसका नेमुल बदल शायद इस खत्ते में कोई नहीं है, जो जोग्राफियाई जो पोजीशन है, इसकी जोग्राफिया पे और इसके अफादियत पे मजीद आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, हम बात करें सी पैक के हवाले से, इसकी अफादियत और इसके मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से। GM जमाली साहब और शहजाद चुगताई साहब शुरुआत गुफ्तगू में शामिल हैं, वो अपने खैरत का इज़हार कर रहे हैं। यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ, और मेरी जो एक ख्वाहिश है आपसे वो यही है कि आप दिल के अंदर देखें और अपनी ख्वाहिश के नहीं, हकीकत के प्रोग्राम बताएं, नसीहत के प्रोग्राम दें, इस माशरे को तब्दील करने के प्रोग्राम दें, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है। और मेरी बहुत दुआएं आपकी कामयाबी के लिए। पाकिस्तान का पहला लाइव वेब 24 आवर्स न्यूज स्टेशन, जिसकी खबरों ने ऑलरेडी मार्केट में धूम मचा दी है और सरकार को मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया है। यह होती है ताकत एक अच्छे और सच्चे न्यूज नेटवर्क की। तो सच के लिए, हक के लिए और सही खबरों के लिए देखते रहिए newspakistan.tv। अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान टीवी, और ये पाकिस्तान का पहला HD टीवी है, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो HD चैनल है, तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और ये चैनल हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। दौर में जहां पर लोग अपने अपने नज़रियात का प्रचार कर रहे हैं, जहां पर जर्द सहाफ़त के नाम पे कलम को तोड़ मरोड़ के बहुत सी खबरों को जो है मुख्तलिफ एंगल्स के साथ पेश किया जाता है, वहां पर अगर इसी दरमियान वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात कर रहे हैं सी पैक मनसूबों की अफादियत के हवाले से। हमारे साथ शुरुआत गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार GM जमाली साहब और शहजाद चुगताई साहब। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने इसके तारीखी पस मंज़र के हवाले से बात की है। ये बताता चलूँ कि जब सी पैक मनसूबे का जब अनाउंसमेंट किया गया तो उस वक्त बुनियादी तौर पर यह 45 अरब डॉलर के मनसूबे थे, जिसमें चारों सूबों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं वो प्लान किए गए थे। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 46 अरब डॉलर हुआ और उसके बाद 51 अरब डॉलर तक पहुंचा। और आज ये खुशखबरी है पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि नवंबर 2016 में चीन की हुकूमत ने इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है और अब ये 51 अरब डॉलर से बढ़कर 55 अरब डॉलर का मंसूबा बन चुका है, जिसमें मज़ीद नए कंपोनेंट शामिल किए गए हैं जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में पाकिस्तान
पूरे खित्ते में पसमानदगी को दूर करेंगे, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को दूर करेंगे, पाकिस्तान में रोड्स और रेलवे का नेटवर्क बढ़ाएंगे और पाकिस्तान में इकनॉमिक जोन्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। पाकिस्तान में तरक्की का एक पहिया चल पड़ेगा, पूरी हर तरफ खुशहाली और तरक्की का मंजरनामा नज़र आएगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पूरे खित्ते के ऊपर इसके सम्राट आएंगे और ये पूरा गेम चेंजर है। ये बाजी पलट देगा, पासा पलट देगा। जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दुनिया में चल रहे थे वो अब पीछे रह जाएंगे और सारी दुनिया की तवज्जो इस पर मरकूज़ हो गई है। इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्क इस मंसूबे में ना सिर्फ दिलचस्पी ले रहे हैं बल्कि वो इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वो इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स जब किसी भी मंसूबे के तहत चाहते हैं कि उनको भी शामिल कर लिया जाए, ये खुशाइन बात है। लेकिन इसका हतमी फैसला पाकिस्तान और चीन ने मिलकर करना है। आज ही वजारत ख़ारजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि रूस के हवाले से भी बातें हो रही हैं और भी दीगर मुल्क इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ये फैसला हतमी तौर पर पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर करेंगे। जी एम जमाली साहब, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो खदशा था बलूचिस्तान में, या हमेशा कहा जाता था कि बाहर से पॉपुलेशन आ जाएगी जब कोई बड़ा मंसूबा शुरू होगा तो हम कम आबादी वाला सूबा है, ये ना हो कि हम अकलियत में बदल जाएं और बाहर से आने वाले जो हैं वो अक्सरियत में हो जाएं, यहाँ सरकारी जॉब्स पे काबिज हो जाएं, हमारे वसाइल उठा कर दूसरे सूबों में जाएँ, हम फिर बसमानदा रह जाएँ, हम फिर जो है वो गैर तरक्की याफ्ता रह जाएँ। तो ये एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। इसको कैसे एड्रेस किया गया है? वहाँ की लोकल जो आबादियाँ हैं, जो उनके सरदार हैं, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो किस हद तक ऑन बोर्ड है? मुल्क में नहीं है, उनके अलावा तो बाकी तमाम सरदार ऑन बोर्ड हैं इस पूरे मंसूबे में। असल में साले साहब मसला ये नहीं है कि हम अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको दुबई की। तो दुबई का जो लोकल है वो आपको बहुत मुश्किल से नज़र आता है। वहाँ पे सब आपको फॉरेनर्स या दीगर ममालिक से, पाकिस्तान मिनी वर्ल्ड बना हुआ है पूरा दुबई, सारी दुनिया से। उसमें क्या दुबई के लोगों के राइट्स खत्म हो गए? नहीं। दुबई आप देखें कि रेगिस्तान है, बलूचिस्तान रेगिस्तान है, पहाड़ है। तो आप अगर मवाजना करें तो दुबई की तरक्की, और जब ये इतना बड़ा पोर्ट हमारे पास होगा, हालांकि दुबई का पोर्ट तो बहुत छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी उसका वॉल्यूम देखें तो जब हमारा ग्वादर पोर्ट, हम इसलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान का मंसूबा है कि जब ये ऑपरेशनल होगा तो हमारी तरक्की का वॉल्यूम क्या होगा। आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगाएं कि हमारे लोगों की चूँकि नीयत ठीक नहीं होती, इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। PIA को आप देखें कि नंबर 1 की हमारी फ़्लाइट हुआ करती थी, दुबई को, कतर को, टर्की को, माल्टा, मकसद पाकिस्तान के जहाज़ दिए गए और उनके अमले को ट्रेंड करने वाले PIA के लोग थे, उनकी एयरलाइन हमने लेकिन खोली। वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना गए और हम पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। अब एक चीज़ मैं शहजाद चुगताई साहब ने कहा था, स्टील मिल जनरल अयूब के दौर में नहीं, स्टील मिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लगाई गई थी। अब मसला यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई जनरल अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये बुनियादी काम सिविलियन का ही है कि उनको ये करना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सिविलियन में अब ज़्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो सिर्फ इलेक्शन के टेनवर तक का एक प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म मंसूबों की तरफ इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते। अब यही देखें कि ये इसकी ग्वादर की अहमियत को, जैसे आपने सवाल किया था कि क्या पहले इतने विजनरी लीडरों को नहीं पता था, तो मैं बताऊं कि ये इनको मालूम था, तभी तो 88 से लेके इसके ऊपर मुख्तलिफ औकात में वर्किंग हो रही है। लेकिन उसकी रफ्तार इतनी स्लो थी कि वो अपनी मुद्दत के दौरान पाया तकमील तक नहीं पहुँच सक रहा था। लेकिन ये जो पिछले चंद साल गए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रफ्तार को बहुत तेज़ किया गया। और चूँकि पहले उसमें आर्मी इस तरह ऑन बोर्ड नहीं थी जिस तरह अब ऑन बोर्ड हो चुकी है, और आप देखेंगे पूरी एक डिवीजन वहाँ की सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है ताकि जो चाइनीज़ आएँ या फॉरेनर्स आएँ तो वो ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में वो ख़ुद को महसूस करते हैं। एक हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि दुनिया की माफियाज़ ने पाकिस्तान में हमेशा अमन अमान को ख़राब करने की साजिश की है और उसमें हमारे अपने लोग उनके आलाकार बने हैं। इसी वजह से चूँकि जब यहाँ अमन कायम नहीं होगा तो तरक्की भी नहीं हो सकती। बुनियादी मकसद अमन ख़राब करने का यही होता था कि तरक्की का अमल रोका जाए। तो यकीनन ज़रब-ए-अज़्ब का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसकी बहुत कामयाबियाँ मिली हैं। गो कि हम अभी मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम नहीं कर सके हैं, लेकिन इतनी जब खराबियाँ हों तो उनको ठीक करते करते थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। अच्छा जमाली साहब, आम तासुर ये है कि वहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज इसलिए दरकार है कि वहाँ पे इस मंसूबे की मुखालफत है, या इस मंसूबे को सबोताज करने के लिए बैरूनी एजेंसियाँ और पाकिस्तान के जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं?
तो कोई भी दुश्मन मुल्क जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके उसी वक्त अंदर आके पेनिट्रेट कर सकता है जब उसको कोई लोकल सहूलतकार मौजूद हो या उसके पास कोई ऐसे एजेंट हो, ऐसा नेटवर्क जो है वो वहाँ पे उसको जो है वो दस्तयाब हो। तो क्या वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, ऐसे ग्रुप हैं जिनको दुश्मन जो है वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक्सप्लॉइट कर सकता है? तो इसका सदेबाब करने के लिए जो हमारे मुताल्लिका इदारे हैं, जो हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो किस हद तक जानदार है, किस हद तक महफूज है, किस हद तक इत्मीनान बख्श है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान आर्मी की तादाद 10 लाख है, अगर 10 लाख भी आप बलूचिस्तान में सिर्फ लगा दें तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का जो रकबा है और जो उसकी डायमेंशन सूरत हाल है वो इस तरीके की है कि बीच में पहाड़ हैं, फिर रास्ते घूमते हैं, फिर आपको पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, तो वो एक बहुत दुश्वार इलाका है। अगर उधर आप बड़ी तादाद में भी फौज लगा दें तो भी कम पड़ेगी उसके रकबे और उसके जो हमारे चूँकि बॉर्डर्स, ईरान का बॉर्डर्स लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो वो एक उस मंसूबे के लिए थोड़ा सा डेंजर जोन ज़रूर है। लेकिन इसीलिए ये फोर्सेस जो जिस खास तौर पे ग्वादर के आसपास ये इतनी बड़ी तादाद में इसलिए लगाई गई है कि उसको महफूज बनाया जा सके। और इसीलिए देखें कि जो दुश्मन है वो जैसे नूरानी पे बम धमाका हो गया और एन उसी दिन करवाया जाता है जिस दिन उसका मंसूबे का इफ्तिताह वहाँ पर होना है, जिस दिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को भी जाना है, आर्मी चीफ को भी जाना है और दीगर पहले जहाज में वहाँ से रवाना होना था, काफिला आया हुआ था। और आप देखें कि दुश्मन कैसे चाहेगा कि ये खित्ता तरक्की करे। तो यकीनन बलूचिस्तान में मौजूद चंद ऐसे अनासर ज़रूर हैं जो पैसे की हवस में, लालच में, उन्हें अपने मुल्क से, अपने सूबे से मोहब्बत नहीं रही। लेकिन ग्वादर में अगर तरक्की होती है तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका बलोचों को होना है, क्योंकि देखें बीइंग अ बलोच, मैं खुद भी बलोच हूँ, कि अगर उस ज़मीन को अगर महंगे दामों बिकेगी तो वो कोई किसी न किसी बलोच की मौरूसी ज़मीन है वो बेचेगा, तो वो उसका पैसा तो उस बलोच को मिलेगा। वो हुकूमत पाकिस्तान को एक छोटा सा टैक्स ज़रूर देगा, लेकिन जो आमदनी का ज़्यादा हिस्सा वो अपने पास रखेगा। तो इस तरह तो जो पसमानदा, सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है बलूचिस्तान, यानी अगर तीनों सूबों का आप तकाबुली जायज़ा लें तो वहाँ तालीम नहीं है, वहाँ सेहत की सहूलतें नहीं थी, वहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ बिजली नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा तरक्की उसी पसमानदा सूबे को मिलनी है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को खुशी का इज़हार करना चाहिए, क्योंकि हम यही रोना रोते थे कि जी देखें पॉजिटिव साइन है और इसमें वहाँ के लोग जो है वो शामिल हैं, लोगों को दस्तयाब नहीं है, तो लोगों को इस्तेफादा होगा। शहजाद चुगताई साहब, आप क्या समझते हैं कि जो लोग वहाँ नाराज़ हैं, वो बलोच जिन्होंने हथियार उठाए, वो मुकामी लोग जो पहाड़ों में चले गए या दूसरे मुल्कों में जाके बैठे हुए हैं और दुश्मन उनको इस्तेमाल करना चाहता है, हम इस मनसूबे को पूरे खित्ते के लिए तरक्की और खुशहाली का जो है वो समराज से लबरेज मनसूबा बनाना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन इसको किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है। तो ये जितने लोग हैं जिन्होंने हथियार पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, हमने उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान भी किया, जिन्होंने पाकिस्तान आकर बंदूकें हथियार रख दिए, उनको गले से लगाया गया, उनको गुलाब के फूल भी पेश किए गए, उनको कौमी धारे में शामिल करने की बातें की गई। इसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने बड़ा भरपूर रोल प्ले किया। लेकिन जो लड़ना चाहते हैं उनको फिर उसी ज़ुबान में जवाब भी दिया जा रहा है, जो अगर आगे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म की लड़ाई मुसल्लत करना चाहते हैं, किसी भी गैर मुल्की असले के साथ, फंडिंग के साथ या साजिश का निशाना बन रहे हैं, उनके साथ जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में, आप समझते हैं वो देरपा है, दूररस है? माजी में भी हमने देखा कि भुट्टो साहब के दौर में भी वहाँ बमबारी की गई थी, पहाड़ों पर जो है वो खून की नदियाँ बहा दी गई थी, बहुत सारे लोग उस ज़माने में भी जो है वो मुखालिफ हो गए थे हुकूमत के। लेकिन हुकूमत का मुखालिफ होना और रियासत का मुखालिफ होना दो मुख्तलिफ माने हैं। तो इस वक्त क्या आपको लगता है कि वहाँ जो सूरत हाल है वो कंट्रोल हो रही है? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि भुट्टो साहब के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी, शोरिश का जो की हाइट थी बहुत ठीक ठाक थी, और उस ज़माने में बड़े बड़े जो बलोच लीडर्स थे वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थे और वो पहाड़ों में चढ़ गए थे और बड़ी यानी ये ख़तरनाक सूरत हाल थी। और वो उस सूरत हाल के को ख़तरनाक होने में हमारे दुश्मन हैं, जो पड़ोसी मुल्क है, उसका बड़ा रोल था। और दूसरी बात ये कि मुझसे ख़ुद अकबर बुगटी ने ये कहा था कि बलूचिस्तान हर सूरत में अलग होगा और अब बस टाइम फैक्टर है। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, 76 या 77 में उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। तो उस ज़माने में सूरत हाल बहुत मखदूश थी और उसके मुख्तलिफ अवामिल थे, और पाकिस्तान की आर्मी भी थोड़ी सी बैक सीट पे थी और उसका मोराल भी डाउन था। और नया सकूत ढाका का वाक़या हुआ था, 2-3 साल 4 साल गुजरे थे,
लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आप नहीं बात कर रहे बल्कि लोग बात करते हैं, और ये अखबारों में ये खबर छपती है कि नाराज़ बलोच या बलोचिस्तान में कोई नाराज़ नहीं है, ये हैंडफुल लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो जिस तरह जमाली साहब ने कहा कि जिनके पैसे की पीछे हवस में है, लालच में है, जिस तरह मैं की साफ बात करूंगा, जिनके पीछे रहा है, जिनको इंडिया जो है वो फाइनेंस करता है और उनको पैसे देता है। और मैं अभी हाल ही में कई मरतबा बलूचिस्तान जा चुका हूँ, तो वहाँ पे कोई ऐसी शोरिश या इंसर्जेंसी वाली, बगावत वाली कोई सूरत हाल नहीं है। और मैं ये एक बात, हाँ, अब जमाली साहब ने जिक्र किया था और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि इसका क्रेडिट जो है ना, ये जो अब सीपैक जो इतना ऊपर आया है और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका सारा क्रेडिट फौज को जाता है और राहिल शरीफ को जाता है। क्योंकि अगर फौज इसको सिक्योरिटी की यकीनदानी नहीं कराती, फौज अगर सिक्योरिटी नहीं देती, तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को अगर ऑन ना किया जाए तो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं आगे बढ़ सकता। 2007 और उससे भी पीछे जाएंगे, जब से गवादर पोर्ट पे काम शुरू हुआ है या जब से गवादर पोर्ट का मंसूबा कंसीव हुआ है, जब से ये चाइना को जाना था, ये तो तय था कि ये चाइना को जाएगा। तो कैमोफ्लेज था कि वो सिंगापुर, नहीं, लेकिन जब सिंगापुर कंपनी आ गई थी तो लोग कह रहे थे कि इसका कंट्रोल अमेरिकन के पास चला जाएगा, रा के पास चला जाएगा। वो शौकत अजीज साहब ने यहाँ पे अगर चाइना को शुरू से लेके चलना था तो सिंगापुर की कंपनी को दिया क्यों? वो तो कोई कभी तहकीक हुई, कभी बताया गया कि ये लोग हैं जिन्होंने सिंगापुर की कंपनी के साथ हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर नहीं हुई। सिंगापुर की कंपनी का कोई पता नहीं, सिंगापुर की कंपनी ने पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं किया। वो क्या किस्सा था वो तो जो हुकाम जानते होंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि शुरू से तय था कि ये प्रोजेक्ट जो है चीन को जाएगा और चीन इसको टेक ओवर करेगा। और माशाल्लाह चीन ने इसको टेक ओवर कर लिया है। वो जो आपने बात की कि अब 55 अरब डॉलर तक चला गया, ये 500 अरब डॉलर तक जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि गवादर पोर्ट ही ऑपरेशनल होगा। और अब जैसे चीन को तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी 5.5 अरब डॉलर से लेकर 7.5 अरब डॉलर इससे आमदनी होगी। लेकिन ये कि चीन का जो इसमें ये पेट्रोल ख़ास तौर पे जो जाएगा और जो ईंधन जाएगा, तो सिर्फ तेल से चीन को 20 अरब डॉलर से लेकर 60 अरब डॉलर की 60% यहाँ से तेल जाएगा चीन का। तो 20 अरब डॉलर से लेकर उनको 60 अरब डॉलर की इससे बचत होगी। ये आमदनी कह लें, के हवाले से उनको बचत होगी, जाहिर है कि तेज रफ्तार तहसील हो जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इसके साथ जो ईरान और रूस जो दिलचस्पी ले रहा है, जब सऊदी अरब ने भी कहा है कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इंग्लैंड कह रहा है कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, जर्मनी की बातें हो रही हैं, बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, कोरिया कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ये फलेगा फूलेगा, इसमें सारी दुनिया के ममालिक जो हैं या मजीद राहदारियाँ इसमें बनेंगी। इस पर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले जमाली साहब से जो बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो वहाँ पे एक कहा जाता है टर्मोइल है, वो किस तरीके से उसको हल किया जाए। जमाली साहब, आपकी चूँकि खास तौर पे बलूचिस्तान के इशूज़ पे नज़र है, तो ये नाज़रीन को बताइए कि ये बरामदाग बुकटी जिसके बारे में परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं वो क्या लोंडा एक बना फिरता है, उसकी बात पे क्या यकीन करना, लेकिन वो दुनिया में पाकिस्तान के लिए इस तरह की चीज़ें उठाता रहता है, राह के साथ मिलकर। कभी वो इंडिया में रहना चाहता है या इंडिया के पासपोर्ट सफ़र करना चाहता है, उसकी बातें आती रहती हैं। मीर हयार जो वहाँ पर है, इस तरह जो और लोग हैं, और लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको बलूचिस्तान का मसला बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना है और उनको साथ लेकर चलना है और उनके गिले शिकवे दूर करने हैं, तो आप उनको एम्पावर कीजिए और आप खान ऑफ क्लाथ से बात कीजिए। वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब क्लाथ के जो लोग थे उन्होंने ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान को शामिल किया था। तो ये ओवरऑल सिनेरियो क्या है, इन लोगों की सरदारों की पोजीशन क्या है, कितना इनका वहाँ पे जोर है? देखिए, जो जराइम पेशा अनासर होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, कराची हो, लंदन हो, तो बलूचिस्तान में भी होंगे। जो मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाहते और शॉर्टकट तरीके से रातों रात करोड़ों रुपए हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इंसान के कत्ल की कोई अहमियत नहीं होती। तो यकीनन बलूचिस्तान में भी गिरोह होगा जिनके आपने नाम लिए हैं, और लंदन से या राह के ज़रिए या अफ़गानिस्तान, चूँकि देखें अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कोई 41 या 42 एजेंसीज़ हैं दुनिया की। इतने सालों के ऑपरेशन के बाद हमारे बलूचिस्तान में
या पाकिस्तान के किसी और ख़ासतौर पे कोयटा और दीगर शहरों में जब भी दहशतगर्दी हुई है तो आपके पास यही इतलात आई होंगी कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आए। दुनिया की सारी सुपर पावर ताकतें और 41 या 42 एजेंसियाँ, यानी कि वो रास्ते को रोक नहीं सकती और दहशतगर्द इंटर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन दहशतगर्दों के पीछे कोई ना कोई सुपर पावर, बड़ी ताकतें पीछे हैं जो उनको सेफ पैसेज देती हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी या हिमायत करती हैं या उनकी तरफ से आंखें चुरा लेती हैं। अब पैसा, किराए के कातिल तो आपको हर जगह मिलता है ना, इसी तरह वहाँ पर भी कुछ होंगे। उनके ज़रिए एक खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप सूबे के, पूरे सूबे बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि क्या कहीं 200-500 का मजमा भी ये टेररिस्ट जमा कर सके कि इस मंसूबे के ख़िलाफ़ एक आम आदमी ने उठकर आवाज़ की हो? क्योंकि देखें, आम गरीब आदमी, बलोच बहुत गरीब है लेकिन बलोच निडर भी है। ये आप भले आर्मी लगा दें, अगर बलोच ये समझे कि ये मंसूबा मेरे ख़िलाफ़ है तो वो जान देने से नहीं डरता है, तो वो फिर लड़ता। लेकिन चूंकि वो बलोच महसूस कर रहा है कि ये मंसूबा हमारी तकदीर बदलने का मंसूबा है, इस मंसूबे से बलूचिस्तान में आप क्या समझ रहे हैं, सिर्फ ये ग्वादर पोर्ट है? लेकिन वहां तो एतराज उठाया जाता है कि जी लोग लड़ रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं और फिर लोग गायब हो जाते हैं। मिसिंग पर्सन का केस है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गायब हैं, वो अपने घरों पे नहीं है, अच्छा, उनको उठा के ले जाती हैं, एजेंसियां उठा के ले जाती हैं, उसके बाद वो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग गायब भी हुए, सब कुछ हुए, लाशें भी मिली। देखिए, शुरू का जब ये मामला शुरू में चल रहा था तो लोगों को वर्गलाया गया था। यही बातें कि आपसे आपकी ज़मीन छीनी जा रही है और यहाँ गैर मुकामी लोग आबाद हो जाएंगे और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, जैसे आपने पहले कहा था कि हम अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ से जब उनसे मुज़ाकरात किए गए तो उनको समझाने वाला कौन था? वहीं के बलोच लीडर थे ना। उन्होंने ही बताया ना कि भाई आपको जो लोग ये गाइड कर रहे हैं, अब वहाँ का जो पहाड़ पे बेचारा रहने वाला बलोच है, उसका हो सकता है इतना विजन ना हो, उसके पास इतनी मालूमात ना हो, क्योंकि वो अपने एक मखसूस इलाकों में रहते हैं, उनकी एक्सेस नहीं होती शहरी इलाकों तक। तो वहीं बैठा हुआ छोटा मोटा जो भी सरदार या बजरिया टेलीफोन के या किसी भी जरिए अगर उन तक वो एक्सेस है, क्योंकि उनको हर आदमी के पास तो वहाँ पे शायद आपको टेलीफोन भी मौसूल ना हो, वहाँ का अजीब है कि दूर अफ्तादा इलाकों में, पसमानदा इलाकों में पहुंचना मुश्किल है। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे मैं चाहूंगा कि आपसे मजीद इनपुट लूं, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सी पैक की अफादियत के हवाले से और इसके खिलाफ उठने वाली बाज़ आवाज़ों के हवाले से कि कौन है वो, उसके पीछे कौन से दुश्मन अनासिर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, वो लोग उनको भेज रहे हैं पाकिस्तान में रुकावटें पैदा करने के लिए। इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ, और मेरी जो एक ख्वाहिश है आपसे वो यही है कि आप दिल के अंदर देखें और अपनी ख्वाहिश के नहीं, हकीकत के प्रोग्राम बताएं, नसीहत के प्रोग्राम दें, इस माशरे को तब्दील करने के प्रोग्राम दें, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है। और मेरी बहुत दुआएं आपकी कामयाबी के लिए। पाकिस्तान का पहला लाइव वेब 24 आवर्स न्यूज स्टेशन, जिसकी खबरों ने ऑलरेडी मार्केट में धूम मचा दी है और सरकार को मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया है। यह होती है ताकत एक अच्छे और सच्चे न्यूज नेटवर्क की। तो सच के लिए, हक के लिए और सही खबरों के लिए देखते रहिए newspakistan.tv। अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान टीवी और ये पाकिस्तान का पहला HD टीवी है और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो HD चैनल है। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और ये चैनल हमेशा शाद रहे, आबाद रहे।
दौर में जहां पर लोग अपने अपने नज़रियात का प्रचार कर रहे हैं, जहां पर जर्द सहाफ़त के नाम पे कलम को तोड़ मरोड़ के बहुत सी खबरों को जो है मुख्तलिफ एंगल्स के साथ पेश किया जाता है, वहाँ पर अगर इसी दरमियान में से कोई ऐसा लाइव वेब टीवी आपकी सूरत में आए कि जहाँ लोगों को सही खबर पहुँचाई जाए, जहाँ लोगों को मुस्बत खबर पहुँचाई जाए और जहाँ पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की बात की जाए और जहाँ पर यह बताया जाए कि साहब ये पाकिस्तान की असल तस्वीर है, ये पास वेलकम बैक नाजरीन। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम A to Z में हम बात कर रहे हैं CPAC की अफादियत के हवाले से। हमारे साथ शुरू का गुफ्तगू हैं GM जमाली साहब और शहजाद चुगताई साहब, दोनों सीनियर और नामवर सहाफ़ी हैं और मुबसरीन हैं और तजिया निगार हैं, और हम खुल के बात कर रहे हैं सियासत क्या कहती है बलूचिस्तान की, और इसमें अफादियत क्या है और इसमें मसाइल क्या हैं और क्या इसको चैलेंजेस हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गर्मा गर्म बात हो रही थी, अभी से गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी जमाली साहब, क्या लगता है आपको ओवरऑल ये जो मनसूबे हैं इसके दो बड़े रूट्स हैं, एक ईस्टर्न रूट है, एक वेस्टर्न रूट है। इस पर तो एक एक रूट पर बड़े तवील प्रोग्राम हो सकते हैं, तवील बहस हो सकती है, बड़े जायज़ा लिया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि वेस्टर्न रूट पर ज़्यादा लोगों की जो है वो तवज्जो रही है और शॉर्टेस्ट रूट है वो ज़रा उन इलाकों से गुजरता है बलूचिस्तान और KPK के, जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होने के बराबर है और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से नहीं है, इसलिए ईस्टर्न रूट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है। ईस्टर्न रूट से ज़्यादा पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा, ज़्यादा इसमें सिंध और पंजाब और इलाके कवर होंगे और फिर आप गिलगित बल्तिस्तान से आप चाइना चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल सारे मुल्क को किस तरह ये इस्तेफादा देगा यह मनसूबा? एक तो इसमें रोड नेटवर्क है, एक इसमें रेलवे नेटवर्क है, फिर इसके बाद ऑयल पाइपलाइन पूरी जानी है चाइना तक, और इसके अलावा शराय कराकोरम और मोटरवे और जितने मनसूबे हैं इनको इसमें ऐड करना है। प्लस इसमें $33 बिलियन के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे लगने हैं, उसमें आप क्या समझते हैं ओवरऑल चारों सूबों के साथ इंसाफ हो रहा है, चारों सूबों में बेहतर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या कहीं पर खदशात हैं और लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको हिस्सा मिलना चाहिए? देखिए, यकीनन हर सूबे की ख्वाहिश है और होनी भी चाहिए कि उनके सूबे में बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान के हर आदमी को फैसिलिटेट करना है ना। अब देखिए, एक उसका आगाज़ हुआ है मंसूबे का, इसमें यकीनन कहीं कहीं खामियां हो सकती हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से उन खामियों को दूर भी किया जा सकता है। और जब आपकी ट्रेड इतनी हो जाएगी और आपके पास वाफिर मिकदार में, चूँकि अभी तो हम कर्ज़ों पे चल रहे हैं, आप देखें कि हमारे कर्ज़े रोज़ ब रोज़ बढ़ते जाते हैं और हर शख्स जो है वो, हमारा हर पाकिस्तानी कर्ज़ों तले डूबा हुआ है। तो जब आपके पास वाफिर पैसे आ जाएंगे तो वफाक को कभी ये एतराज़ नहीं होगा कि किस सूबे में कितनी तरक्की के लिए कितने पैसे दे देने चाहिए। जब आपका ख़जाना अपना भरा हुआ होगा, आपका कर्ज़ों का बोझ ख़त्म हो जाएगा, तो तरक्की का तो देखिए ये एक उन्होंने एक कोशिश की है कि इसको हम किसी तरह इसका आगाज़ इस तरह करें कि चारों सूबों को एडजस्ट करने वाली बात हो रही है इस वक्त। लेकिन जब ये वसी पैमाने पर फैलेगा तो ट्रेड कहाँ जाएगी, आप सामान कहाँ जाएगा? यकीनन रोड रस्तों के जरिए जाएगा, और जब रोड रस्तों के जरिए जाएगा या रेलवे ट्रैक्स के जरिए जाएगा तो ये सारी डेवलपमेंट चारों ही सूबों में होनी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन देर सवेर ज़रूर होगी, क्योंकि हर सूबा इस वक्त ये चाहता है कि सबसे पहला आगाज़ मेरे सूबे से हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो यकीनन बलूचिस्तान से इसका आगाज़ होना है, चूँकि सबसे नियरेस्ट और उसकी जो सरहदें हैं वो चाइना से मिली हुई हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम एक नुक्ता उठाया जाता है कि क्या राहदारी हमें मिलेगी जब ग्वादर से उनका चाइना का अपना ट्रक जो है वो उनके जहाज़ से सामान उठाएगा और वो चाइना चला जाएगा, या चाइना से वो सामान लेके आएगा ग्वादर और ग्वादर से पूरी दुनिया में बांग्लादेश, ईरान, यूरोप और अमेरिका तक उनका सामान यहाँ से जाएगा? तो ये सारे रास्ते में राहदारी पाकिस्तान को मिलेगी, या चूँकि सड़कें भी वो बना रहे हैं, बंदरगाह भी वो बना रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं, तो वो हमें राहदारी नहीं देंगे और बहुत सारी जगहों पे टैक्स हॉलीडेज होंगे? 40 साल के मंसूबे हैं, तो चीन खुद तो सुपर पावर बनता जा रहा है, वो तो सारा पूरी दुनिया में उसका कंट्रोल होगा, तो ये हमें मुस्तफीद होंगे हम इन सब से, या हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है? देखें, ये मंसूबे चूँकि जो तहरीरी इनके मुआहदे हैं, मेरी आपके चैनल के तवस्सुस से हुकूमत पाकिस्तान से अपील होगी कि जितने अभी तक एग्रीमेंट्स हुए हैं इनको पब्लिश किया जाए, क्योंकि अगर कहीं इस हवाले से कोई अभाम है, कन्फ्यूजन है, तो उसको दूर होना चाहिए, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश और दिल का मंसूबा है। इसमें कहीं भी अगर बदनीयती हुई, और ये एक नेचुरल अमल होता है कि अगर एक मुल्क के पोर्ट पे कोई भी जहाज़ आएगा तो उसकी कई ड्यूटियाँ होती हैं और कुछ अर्से तक उसको फ्री ज़रूर किया जाता है, या मुझे नहीं, चूँकि उसका आइडिया नहीं है कि अभी चाइना और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं वो कौन से मुआहदे हैं,
उनकी लैंग्वेज क्या है, उसमें कितनी बाइंडिंग्स हैं, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं, इस बारे में अभी मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। इंशाल्लाह जब आप अगला प्रोग्राम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक करेगी तो लोगों को मालूमात होगी। हमारी सिर्फ अपील ये होगी कि देखें, जब अगर नीयत साफ़ है तो इन मंसूबों को जो भी एग्रीमेंट्स हैं मंसूबा वाइज यकीनन पब्लिश होना चाहिए। आप वेबसाइट्स पे दें, आप लोगों को शऊर देने के लिए उन्हें आगाह करें कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। चूंकि हकीकत यह है कि मुझे खुद नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा इस वक्त आपके डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये आनी चाहिए शफाफियत के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि शफाफ अमल होना चाहिए, और शफाफ अमल उसी सूरत में होगा जब ट्रांसपेरेंट करके आप तमाम चीज़ों को मंजराम पे लाएंगे। अभी तक आपको कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है? देखें, अभी मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ, चूँकि जब तक हम वो एग्रीमेंट्स देख न लें, उनको पढ़ न लें, फ़िलहाल मैं उस पर अपनी राय महफूज रखता हूँ। यकीनन मैं नहीं कह सकता कि कितने ट्रांसपेरेंट हैं और कितने नहीं हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि नीयत है कि ये मंसूबे होने चाहिए। अच्छा, जिस तरह जमाली साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक होना बाकी हैं और चीज़ें सामने आएंगी तो ज़्यादा बेहतर जायज़ा लिया जा सकेगा, ज़्यादा पब्लिक जो है वो अवेयर हो सकेगी। शहजाद साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म गए थे तुर्कमानिस्तान और वहाँ पर उन्होंने 2 नई राहदारियों का हिस्सा बनने का भी उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि पाकिस्तान वहाँ से यूरोप और पाकिस्तान वहाँ से जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आगे तजारत कर सकेगा। तो वहाँ के जो मनसूबे हैं लोकल, उसमें पाकिस्तान शामिल हो सकेगा। इसी तरह उन्होंने वहाँ के मुल्कों को कहा कि वो इस मुआहदे में या इस रूट से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ दुनिया में जहाँ भी जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी वो जहाँ पे बात करते हैं, वो मोटरवेज़ की बात करते हैं, वो सी पैक की बात करते हैं, वो बंदरगाह ग्वादर की बात करते हैं, और उनकी हर जगह ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान में सनती पहिया जो है, सनती अमल जो है वो तेज़ हो, पाकिस्तान में नई सनतें लगें, कारखाने लगें, एनर्जी का क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो। 2013 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उनका 3 नुकाती एजेंडा ये था तरजीही तौर पर कि सबसे पहले दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, मुल्क में अमन अमान की सूरत बेहतर हो, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म किया जाए ताकि पाकिस्तान के कारखाने चलें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, पाकिस्तान की रोज़गार बेहतर हो। फिर उनका तीसरा ये था कि पाकिस्तान की मैशत अपने पैरों पर खड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी हुकूमत की तरजीहात, सूबों के साथ उनका ताउन, सूबों के अपने मसाइल और चैलेंजिंग सूरत हाल और इंटरनेशनल जो सिनेरियो, इसमें क्या देखते हैं सी पैक में अभी तक हम किस हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं, किस हद तक पेशरफ्त हो गई है। और बीच में जो धरने हुए, एहतजाज हुए और इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की बातें हुई और उस पर चाइनीज़ सदर का दौरा एक दफ़ा कैंसिल हुआ, आगे बढ़ गया, तो ये सारी रुकावटें भी रहीं। तो ये जो लोग रुकावटें डाल रहे हैं वो किसके एजेंडे पे हैं, और जो लोग पाकिस्तान के साथ हैं, वो पाकिस्तान की खुशहाली का काम कर रहे हैं, उनको किस हद तक कामयाबी हुई है। और ये भी कहा गया आर्मी और सियासी क़यादत की तरफ से कि जो सी पैक का मुखालिफ होगा वो पाकिस्तान का मुखालिफ समझा जाएगा। तो क्या सीनियरियो है ओवरऑल? यह उन्होंने बहुत साफ एक मैंडेट दे दिया आर्मी ने भी कौम को। और जो आपने बात की अब वो तो बहरहाल तारीख़ बताएगी और क्या कहते हैं बात कभी खुलेगी कि धरना क्यों हुआ था और चाइनीज़ सदर पाकिस्तान क्यों नहीं आ सके, और उनका आना बड़ा अहम था। उनको यहाँ आके सब ये MOU जितने थे वो साइन करने थे, जो नहीं हो सके। रुकावटें हैं उसके पीछे बहरहाल ये कि वो एक तो इंडिया तो ओपन है, ईरान भी इसका मुखालिफ है और अमेरिका भी मुखालिफ है और यूरोप भी मुखालिफ है। तो मतलब मुखालिफिन की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुखालिफ ममालिक की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन अब इन तमाम मुखालफतों के दरमियान से हमें आगे निकल के एक तरक्की की इशारा तरक्की पे हमें गामज़न होना है। अब मसला सारा क्या है कि ये जो अभी थोड़ी सी हमने डिस्कस किया कि इस पे क्या रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सूबों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासतदानों के क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें इसमें डिफरेंसेस नहीं हैं, इख्तलाफात नहीं हैं इसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि जो इख्तलाफात हैं वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इख्तलाफात नहीं। इख्तलाफात कैसे नहीं है? एक सूबे का वज़ीर आला इसके खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान करता है, वो कहता है कि हम नहीं बनने देंगे अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। इसका मतलब है कि वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं तहफ़्फ़ुज़ात है। वैसे मैं जो आपने सवाल शहजाद साहब से किया है इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की जो हुकूमत का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनको झूठ बोलने की मेरा ख्याल है कोई बीमारी है या कोई आदत है। आप बाहर चले गए एग्रीमेंट करके, 7 साल तक कहते रहे हमने एग्रीमेंट नहीं किया, उसके बाद आए और उनका नहीं 10 साल का नहीं 7 साल का था। आप आ जाएं जब इलेक्शन हो रहे थे तो शहबाज शरीफ ने बुलंद बांग दावों में कहा कि 6 महीने में बिजली एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, 15 महीने में ख़त्म। मुख्तलिफ उनके
यकीनन अगर आप प्रोग्राम करें तो वो क्लिप्स भी आप सुनवाएं। और जरदारी को हम घसीटेंगे, खंबे पे लटका देंगे और पता नहीं क्या क्या तो बातें। पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे जो पाकिस्तान का लूट के कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि सारी बातें झूठ थी। न एनर्जी क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये सीपैक के इन मंसूबों की रोशनी में हो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड जो पोजीशन पहले थी वही पोजीशन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह उन्होंने तंदूर रोटी बोला कि हम गुर्बत को ख़त्म करने के लिए तंदूर पता नहीं लगा रहे हैं और उसमें अरबों रुपए खा गए। फिर कोई पोल्ट्री की सनत पे शुरू कर देते हैं। मकसद जितनी ड्रामेबाजियां आज तक की गई हैं, डंकी ज़िबा होना शुरू हो जाता है, मगर उनमें झूठ इतना है। और चूंकि हमारे यहाँ एहतसाब का कोई अमल नहीं है, वरना इनकी जो सिर्फ स्पीचेज हैं, पनामा की तो हम बाद में करेंगे, चूंकि उसमें सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो तो सबूत है, उसमें क्या सबूत की ज़रूरत है जो इतनी ड्रामेबाजियां चल रही हैं पता नहीं कहाँ कहाँ पर। लेकिन इनका झूठ इतना वसी है कि वो, और इनकी एक आदत है कि झूठ इतना ज़ोर से बोलो और इतना बार बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। तो ये इनकी पॉलिसी है। अब मैं इनके पर्सनल मामले में, मैं सीपैक के मामले को इसलिए नहीं लाना चाहता कि सीपैक पाकिस्तान की शेयर एक भी है, पाकिस्तान की वो इकोनॉमी स्टेबल करने का एक मंसूबा है, इसलिए हम उसको तनकीद नहीं करना चाहते। लेकिन जितने मंसूबे हैं, जितनों पे इन्होंने MOU साइन किए, दस्तखत किए हैं, मैं कहता हूं कि वो आप आवाम के सामने लाए ना। हम सबसे बड़े हामी हैं इस प्रोजेक्ट के, हम सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट करेंगे, चूँकि हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऊपर से चीज़ें नज़र आ रही है ना कि बड़ा पोर्ट बन जाएगा, बड़ी ट्रेड हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो एग्रीमेंट है जो हैं और इनके जो एग्रीमेंट्स हैं या MOUs हैं, ये दो तरफा होते हैं। इस पे दो फरीक साइन करते हैं कम से कम। तो अगर एक फरीक जो है वो सामने नहीं लाता, तो चाइना भी तो सामने नहीं लाया ना इनको चीज़ों। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी यहाँ वालों का शायद कोई बदनीयती है, बॉन्डिंग नहीं होती, वो भाई इंटरनेशनल मुआहदे हैं। मैं आपको बताता हूँ, चाइना ने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी बैंकों के जरिए की है। वो चाइनीज गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि चूंकि पता नहीं होता, चीनी कंपनियों की सरमायाकारी को चीनी हुकूमत ने बैकिंग की है, उनको अपना जो है वो हिमायत के मफादात हैं, इंटरेस्ट हैं। अब चाइना की कोई ज़मीन इन्वॉल्व नहीं है, चाइना का कोई समंदर इन्वॉल्व नहीं है, चाइना की कोई पोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की है ना। अब लेकिन बैंकें लोन दे रही हैं चाइना की, किस पे? हमारी सड़क के ऊपर जो बनेगी, हमारे पोर्ट के ऊपर जो बनेगा, या हमारे एनर्जी के मंसूबों पे जो लगेंगे, कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो जब वो अपनी बैंकों से लोन कर रहा है, तो अब बैंकों से जब किसी से लोन लिया जाता है तो यकीनन वहाँ आप अपनी, अब हमें तो नहीं पता चाइनीज़ हुकूमत अपने मुल्क में अपनी बैंकों के साथ कौन से एग्रीमेंट दे रही है और कौन से नहीं दे रही, इस बारे में हमें तो कोई इल्म नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का तो काम, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी आपने मंसूबे बनाए हैं बहुत अच्छे, हम सबकी तारीफ कर रहे हैं, हमें किसी मंसूबे में कोई अवाम नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो आपने मंसूबे बनाए हैं, या जो MOU की, वैसे बिल्कुल सही कारण कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो MOU की तो कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जब MOU किसी मुल्क के साथ किया जाता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि जब आप हालत जंग में हो और दुश्मन आपके हर मंसूबे के ऊपर जो है वो आंखें लगा के बैठा और वो चाह रहा हो कि अपने एजेंटों के जरिए, अपने सहूलतकारों के जरिए आपके एक एक मंसूबे की, आपके एक एक MOU की एक एक लाइन जो है वो उस तक पहुँच जाए, उसको पता चले कि आप क्या इरादा रखते हैं, आप क्या मामला कर रहे हैं, आप किसके साथ किन मुआहदों पर चलेंगे, किस इलाके में क्या काम करेंगे, कहाँ पर क्या आपकी चीज़ें पड़ी होंगी। तो ऐसे मामला में हुकूमतें जो हैं वो वक्त का और नज़ाकत का जो है एहसास करते हुए वो फैसला करती हैं कि कुछ चीज़ें अभी बता दी जाएँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो दुश्मन तक ना पहुँचें, इसलिए उनको जो है वो थोड़ा डिले किया जाए। मैं एक बात चीज़ आपको बता दूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है जिस तरह आपने फरमाया कि दुश्मन को पता चल जाएगा। अब मुझे बताएं कि आपने अभी खुद एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी नेवी की कि एक आबदोज आई, हमारे सी के अंदर तक आ गई थी, हमारे एरिया में 58 नॉटिकल माइल तक आ चुकी थी, और उसके बाद कहा यह गया कि हमने उसको खैर सगाली के तौर पे छोड़ दिया है। सच झूठ अब ये अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, जो हमें बताया गया प्रेस नहीं। इस पर तो बड़े सवाल उठ रहे हैं, इस पर बड़ी बहस हो रही है कि ड्रोन आता है तो आप मार देते हैं, सब मेरी नाई तो आपने छोड़ दी खैर सगाली के तौर पे, तो ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मुझे सिर्फ ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इन मनसूबों के बारे में अगर रशिया को नहीं पता बिलफर्ज, तो रशिया इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? अगर टर्की को पता नहीं है तो टर्की इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? अगर बरतानिया को पता नहीं है तो फिर बरतानिया इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इट मीन्स कि इनके बारे में सबको मालूम है। हम बात करें शफाफियत की कि आप सड़कें बना रहे हैं, किससे सड़कें बनवा रहे हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है? हम कह रहे हैं शफाफियत लाए मनसूबे में। आप ऑयल लाइनें बिछा रहे हैं, किसके ज़रिए बिछा रहे हैं,
उसमें जिस तरह आपको मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अभी ये K4 का आपका एक छोटा सा मंसूबा है। लेकिन ये तो कोई चीज नहीं छुपती, अगर इंटरनेशनली नहीं छुपती तो आपके पास कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, जाहिर है वो काम करेगा जमीन पे, तो पता चलेगा कि किस कंपनी को ठेका मिला है, कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर है। ये अगर पब्लिश हो तो मैं समझता हूँ कि इसमें शफाफियत शफाफियत की जरूरत है। हम अगले प्रोग्रामों में जरूर कोशिश करेंगे कि आपसे इन तमाम मंसूबों की शफाफियत के हवाले से मजीद मालूमात लें। इसमें मजीद जो है वो एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है डिस्कस की जाए, एनर्जी के प्रोजेक्ट से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, बंदरगाह बन रही है, एयरपोर्ट जो है वो अपग्रेड हो रहा है, या पाकिस्तान में कोई भी नया टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है, इस सब पे जहां जहां चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब पाकिस्तान में कहीं भी गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तानी कंपनियां कितना उसमें दिलचस्पी ले रही हैं, पाकिस्तान के सरमायाकारों को, ताजरों को कितना उसमें आगाह किया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि ये वक्त है जब इतनी बड़ी सरमायाकारी पूरे खित्ते को तब्दीली करने आ रही है, तो हमारा अपना सरमायाकार, हमारा ताजर, हमारा सनतकार, हमारा मेहनतकश कितना तैयार है उससे फ़ायदा उठाने के लिए, इस पर बात होनी चाहिए। अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में आप दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तारीखी पस मंज़र के साथ और बड़े खुलकर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और अपने एहसासात जो है वो बयान किए। उम्मीद है आपके प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में लोगों ने आपकी गुफ्तगू से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम A to Z में हमने CPEC के अफादियत के हवाले से बात की, इसको दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की। आने वाले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि CPEC के मंसूबों के हवाले से एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो तफसील से बात की जा सके, वो कितनी शफाफियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसका जायज़ा ले सकें, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है उनको जाँचें, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लें। अपने प्रोग्रामों में हम हुकूमती शख्सियात को मदऊ करें, अपने प्रोग्रामों में उन लोगों को भी दावत देंगे जो इस पर एतराज़ात उठाते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात रखते हैं। तो आने वाले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ, और मेरी जो एक ख्वाहिश है आपसे वो यही है कि आप दिल के अंदर देखें और अपनी ख्वाहिश के